तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रखे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव पे। तो जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर हॉर्टिकल्चर की। तो इसमें अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस। इस लेवल से अपन तैयारी करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर में जो देखो आपके जो चल रहा है सब्जेक्ट, उसका जो टाइटल है वो है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब आधारभूत सिद्धांत। हॉर्टिकल्चर का जो मेन बेस है ना, वहां से लेके एडवांस तक अपन पढ़ने वाले हैं कि फोर्थ ईयर तक आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बीच में आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर देते हो तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आए। इस लेवल से अपन पूरा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। माँ शारदे को वंदन करते हैं और इनके आशीर्वाद से शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ माँ शारदे से आप सभी को सद्बुद्धि दे और थोड़ा सा सही पटरी पे आपको लाएं। वैसे सही पटरी पे आ गए हो, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिए हो तो अच्छा आपने फील्ड चूज किया है। इसमें थोड़ी सी मेहनत की आपको जरूरत है। 20% भी अगर आप मेहनत करते हो ना तो आप एक बहुत अच्छी जगह पे आप पहुंच जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं अपन। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बीएससी ऑनर्स जो आपकी फोर्थ ईयर का डिप्लोमा है, ये ऑनर्स डिग्री है, बिल्कुल प्रोफेशनल डिग्री है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट। सबको मैंने बता दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एक बार जाके वीडियो देख लेना कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट टाइटल है। फर्स्ट ईयर में जिस वो ट्वेल्थ में जिसके पास मैथ थी उसको कौन से सब्जेक्ट लेना है, बायो थी उसके पास कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, और सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स का रोल है, वो सारी चीज। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिक, देखो पहले समझते हैं। आज बेसिक क्लास अपनी, कह रहा हूँ ना मैं, जीरो से बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अपन पढ़ेंगे। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा आपके। तो फंडामेंटल क्या होता है, हिंदी में अगर बात करें तो आधार, जिसको अपन बेस बोल सकते हैं, या आधारभूत सिद्धांत अपन जिसको कह सकते हैं, या फिर अपन कहें कि मूलभूत सिद्धांत। किसी चीज के बारे में अपने को बेसिक जीरो से जानकारी अपने को लेनी है। तो हॉर्टिकल्चर का अभी पूरा इंट्रो देखेंगे, इसमें क्या क्या अपना सिलेबस है ना। तो जो भी ऑल इंडिया की मैं अगर बात करूं, जो यूजीसी अप्रूव जो कॉलेजेस हैं, जो सारी आईसीआर अप्रूव कॉलेज हैं, लगभग सब में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है और सब में सेम सिलेबस आपके रहने वाला है। हो सकता है कुछ टॉपिक्स जो सीरियल नंबर है, क्रमांक नंबर है टॉपिक्स के, जो लेक्चर्स हैं वो ऊपर नीचे हो, बाकी सबके सेम सिलेबस रहेगा। तो ये मेरे पास ये क्वेरी भी बहुत रहती है कि मैं मेरठ से हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ, मैं बैंगलोर से हूँ, मेरे ये रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबके लिए सेम सिलेबस है ऑल इंडिया। मैंने सारी यूनिवर्सिटीज का चेक किया, जो मेन मेन यूनिवर्सिटीज है उनका। तो शुरू करते हैं। 2 क्रेडिट आपकी सब्जेक्ट रहने वाली है। सब्जेक्ट टाइटल मैंने बता दिया है, सब्जेक्ट कोड HORT11। हॉर्टिकल्चर को शॉर्ट में लिखा हुआ है HORT111। फर्स्ट ईयर पार्ट फर्स्ट और सेम फर्स्ट। अब ये कुछ कुछ कॉलेजेस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कॉलेज आपको सब्जेक्ट कोड अलग भी मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस पे टोटल 13 टॉपिक दिख रहे हैं, ये देखिए। अब इस टॉपिक्स का एक बार थोड़ा सा एनालिटिक्स कर लेते हैं, बाकी फिर क्लास शुरू करेंगे। अपना फर्स्ट टॉपिक आज की इसी क्लास में कंप्लीट करने वाले बहुत अच्छे से। पहला ही टॉपिक आपको दिख रहा है कि हॉर्टिकल्चर, इट इज डेफिनेशन एंड ब्रांचेस, इंपोर्टेंस एंड स्कोप। हॉर्टिकल्चर क्या है, इसकी अपने को परिभाषा देनी है। तो मैं अभी बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं 12वीं में पढ़ के आए थे कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फल फूल उगाते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब आपका लेवल हो गया है, आप एक स्कूल स्टैंडर्ड को छोड़ के कॉलेज लेवल पे आ गए हो, प्रोफेशनल डिग्री आप कर रहे हो, यूजी के आप स्टूडेंट्स हो, तो एक अलग वे में आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका लेवल भी उसमें शो होना चाहिए कि हाँ प्रोफेशनल डिग्री का ये बच्चा है, स्कूल स्टूडेंट नहीं कॉलेज स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहे हैं। प्रोफेसर को भी ये फील होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट अपना हॉर्टिकल्चर इज डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन की परिभाषा के बारे में बात करनी है। ब्रांचेस, इसकी शाखाओं के बारे में बात करनी है। इंपोर्टेंस एंड स्कोप, इसका महत्व क्या है और आगे इसका क्या योगदान रहने वाला और क्या स्कोप है। सेकंड टॉपिक है आपका हॉर्टिकल्चर एंड बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको उद्यानिकी और बोटेनिकल जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताना। तीसरा है क्लाइमेट एंड सोइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्लाइमेट एंड सोइल, क्लाइमेट होता है आपके जलवायु, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए क्या जलवायु चाहिए और क्या सूटेबल उनके लिए सोइल रहने वाली है, मृदा रहने वाली है, वो चीज अपन थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक में नर्सरी रेसिंग एंड इंपोर्टेंस। नर्सरी क्या होती है, नर्सरी बेड जो अपने होता है उसका क्या इंपोर्टेंस है, हॉर्टिकल्चर के अंदर होती क्या है। सिलेबस समझा रहा हूँ मैं एक बार, है ना, मोटा मोटा। फिर आएगा प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स, कि पादप प्रवर्धन का नाम सुना है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट या नया पादप बढ़ना, प्लांट प्रोपगेशन, तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लांट प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स। पहले तो आ गया उसके मेथड्स की, तरीके क्या क्या है, कौन कौन से रूप से अपन पादप का प्रवर्धन कर सकते हैं। फिर कौन कौन सी संरचनाओं के द्वारा पादप प्रवर्धन कर सकते हैं, वो चीज है। फिर आएगा सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। सीड
सीड वाला टॉपिक भी देखो एग्रोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पे भी क्लासेस कंटिन्यूस कर रखे, तो वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सीड डोरमेंसी क्या होता है, बीज सुसुप्त अवस्था, आपने देखा होगा, बहुत डीपली से बेसिक टू एडवांस अपन पढ़ेंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट। ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट को अगर अपन सीधी भाषा में बात करें तो अपन कहते हैं बगीचे का जो रेखांकन करते हैं ना, ऑर्चार्ड यानी बगीचा, बगीचा और एस्टेब्लिशमेंट होता है उसका सारा मैनेजमेंट करना या रेखांकन करते हैं ना। कोई भी मैं बगीचा बना रहा हूँ उससे पहले मेरे को नक्शा वगैरह तो चाहिए होगा, कौन सी विधि से लगा रहा हूँ, उसमें वायुरोधी वृक्ष पट्टिकाएं कहाँ पे होनी चाहिए, सारी चीजें जो मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट। 8 हो गया। 90 पे प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग और प्रूनिंग। दो चीज होती है, कृतन छटाई और कटाई, ठीक है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। 10वां आपके टॉपिक है ज्वेलनिटी, फ्लावर बड डिफ्रेशन, अनफ्रूटलेस, पोलिनेशन, पोलिनाइजेशन, ठीक है, इनके बारे में, पार्थेनोकॉपी इनमें। और 11वां टॉपिक है आपके मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में, आयुर्वेदिक जो है आपके जो पौधे हैं, ठीक है, मेडिसिनल वाले पौधे हैं, उनके बारे में पढ़ना है, उनका इंपोर्टेंस क्या क्या है और वो पढ़ना है। 12वां जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है प्लांट बायो रेगुलेटर्स, जो हार्मोन है ना हॉर्टिकल्चर के अंदर, जैसे पकाने के लिए MH हार्मोन हो गया, ठीक है, स्प्रूटिंग रोकने के लिए स्टोरेज के अंदर पकाने के लिए थाइलिन हो गया, गेश में कौन सा पाया जाता है, केले में कौन सा काम में लिया जाता है, वो सारी बात करेंगे। लास्ट जो टॉपिक है वो है इरिगेशन मेथड्स, फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सिंचाई किस रूप से। तो ये तो हो गया कंप्लीट सिलेबस। अब आज का अपना पहला टॉपिक, हाँ, और सबके यही सिलेबस रहने वाला है, और 13 की 13 क्लास सीरियल वाइज से मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेलिस्ट में, जिसमें हॉर्टिकल्चर के कंप्लीट 13 टॉपिक इस तरीके से क्लियर होंगे कि थ्योरी पेपर में आपके हर बच्चा 80+ अबाउ स्कोर इसमें करेगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ सिलेबस सबके यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, पहला ही था हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस के बारे में अपने को पढ़ना है, डेफिनेशन इसकी देखनी है, इंपोर्टेंस और स्कोप इसका देखना है ना। तो चलो, हॉर्टिकल्चर जो है हिंदी में बात करें उद्यान विज्ञान में, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स आपको पढ़ाऊंगा, उद्यान विज्ञान अपन इसको कह सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर का जो इंट्रोडक्शन जो हुआ था, इंट्रोड्यूस जो हुआ था 17वीं शताब्दी के अंदर। कब? 17वीं शताब्दी के अंदर सर्वप्रथम हॉर्टिकल्चर का इंट्रोड्यूस अपने इंडिया के अंदर हुआ था। बात करते हैं हॉर्टिकल्चर जो है, जो दो लेटिन शब्दों से बनकर बना हुआ है। किससे? लेटिन भाषा के, लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अभी मैंने एक चीज बताई, जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ था ना, कल्चर, वो 100 तो नहीं, पर जब आपको नहीं आ रहा हो ना तो 99.99% तक है ना, कल्चर वाले किसके होते हैं? लेटिन वर्ड। और जिनके पीछे वाई लगा होता है वो किसके होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। किसके होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो है दो लेटिन वर्डों से मिलकर बना। पहला शब्द अपना हॉर्टस, क्या है? हॉर्टस, और दूसरा है कल्चरा। हॉर्टस का मतलब क्या होता है? लेटिन जो वर्ड है, लेटिन लैंग्वेज का बना हुआ, लेटिन के अंदर जो हॉर्टस शब्द है ना, उसका मतलब क्या होता है? गार्डन होता है। गार्डन अगर अपन बगीचा, बगीचा बोल सकते हैं, उद्यान बोल सकते हैं। तो शब्द से समझ में आ रहा है कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज अ लैटिन वर्ड, टू लेटिन वर्ड्स, कौन कौन सा? हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का मतलब, पहला ही जो अपना शब्द है उसका मतलब ही हो गया अपने पास गार्डन, उद्यान या फिर बगीचा। अब ये चीज आप सोच सकते हो कि मैं गार्डन अगर लगा रहा हूँ, उद्यान में लगा रहा हूँ, बगीचा में लगा रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, वो सारी हॉर्टिकल्चर के अंदर मेंशन मिलेगी अपने को, सही है। और अपन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब उसके आधारभूत सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं। इसमें अपन स्पेशली किसी क्रॉप के बारे में या किसी फ्रूट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अपन उसके जो बेसिक सिद्धांत है कि एक बगीचा मेरे को लगाना है तो क्या क्या मेरे को रणनीति उसके लिए चाहिए, उसको बोलते हैं अपन आधारभूत सिद्धांत, या जो नींव जो होती है उसके बारे में पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे कि कौन से फ्रूट के लिए क्या होता है, अभी के लिए अपन को बेसिक पढ़ रहे हैं अपन। हॉर्टस का मतलब होगा गार्डन, कल्चर का होता है टू कल्टीवेशन या स्टडी करना। तो गार्डन के बारे में या बगीचे के बारे में, उद्यान के बारे में स्टडी करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन और बता देता हूं मैं सही से। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल सबसे शॉर्ट वाली डेफिनेशन है हॉर्टिकल्चर की, कि हॉर्टिकल्चर द ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डीलिंग विथ गार्डन क्रॉप्स, डीलिंग विथ गार्डन क्रॉप्स। वही चीज आ गई, गार्डन क्रॉप्स कौन सी है? उद्यानिकी की फसलें, ठीक है। जनरली फ्रूट्स, जनरली किसमें? इसमें फ्रूट्स, फ्रूट्स का फलों का अध्ययन, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में कौन से आते हैं? अलंकृत बागवानी जो आती है, आपके औषधीय पौधे भी आ गए, उन सारों को। अब हिंदी में बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा, अपन कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के मेनली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एग्रोनॉमी, सबसे मेजर पार्ट जो आपका है एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान। सेकंड पे आपका होगा हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। थर्ड जो आपका हो गया LPM या लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोल सकते हैं। तो
एग्रीकल्चर को जब अपन ओवरव्यू, मैंने एग्रोनॉमी क्लासे पढ़ाई है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको पूरा जीरो बेस से समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर उसमें समझाया, फिर भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, क्लास थोड़ी अपनी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि अपन कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, अपन थ्योरी पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, थ्योरी क्लासेस जो कॉलेज लेक्चर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कुछ को ये लगे कि मैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे थे, बीच में एग्रीकल्चर की ब्रांचेस कहाँ से आ गई वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो बिना बोर्ड के सुनो सिर्फ ध्यान से, क्योंकि अपना जो क्लासेस करवाने का जो मोटिव है वो मेन ही है कि आपको क्लास की क्लास में याद हो। देखो कंटेंट की कमी नहीं है बच्चा, यूट्यूब पे भी नहीं है, ना बुक्स में, ना आपकी कॉलेज की लाइब्रेरीज में बुक्स की कमी है। हॉर्टिकल्चर की आपको लाख बुक मिल जाएगी, अलग अलग ऑथर की बढ़िया बढ़िया पोइटर्स की अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएगी। कंटेंट की कमी नहीं है, कमी किस चीज की है, अपने को याद करवाना किस वे में अपने को मिल रहा है उस चीज की कमी है। लिखा हुआ सबके पास पड़ा है, तो मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करता कि मैं लिखवा दूं या मैटर दे दूं। मेरा सबसे ज्यादा मोटिव यही रहता है कि आपको जगह की जगह याद हो और वो चीज आपके आगे काम में भी आए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है, अब एग्रीकल्चर को मैं ये तो कह नहीं सकता डायरेक्ट कि मेरे पास ट्रैक्टर लाया दो तीन, एक मैं फसल उगा दिया उसको एग्रीकल्चर कह दिया, नो वे। एग्रीकल्चर क्या है, एक मल्टीपर्पज मीनिंग, ठीक है, मल्टी मीनिंग वाला शब्द है, वर्ड है, ठीक है। अपन हिंदी में बात करें अगर एग्रीकल्चर के बारे में, तो कृषि किसे कहते हैं, तो कृषि की कुछ बच्चे ये भी दे सकते हैं डेफिनेशन की फसल उगाना या फसल उत्पादन लेना कृषि कहलाता है, तो ये गलत है। हालांकि तीसरी चौथी पांचवी क्लास तक का बच्चा अगर ये डेफिनेशन दे रहा है तो उसका दिमाग उतना विकसित है, उस हिसाब से ठीक है। पर अगर आपको मैं ये पूछूं कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, कृषि किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन आपकी क्या होनी चाहिए वो सुनिए। मैं यहाँ पे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो मैं एग्रीकल्चर की और हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे खड़ा खड़ा आपको 10 डेफिनेशन दे सकता हूँ, उन्हीं शब्दों को घुमा फिरा के, और सबकी बात सेम रहेगी। जैसे पहली डेफिनेशन की बात करें अपन एग्रीकल्चर की, व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, तो कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। एग्रीकल्चर क्या है, बहुत सारे मल्टी मल्टी मीनिंग्स, बहुत सारे शब्दों वाला अर्थ है एग्रीकल्चर। कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं अपन, फसल उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, फल उत्पादन कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, डेयरी उत्पादन कर सकते हैं, इन सारों को मिलकर चारा उत्पादन कर सकते हैं, सारों को बोल के मिक्स रूप से अपन कृषि कहते हैं। पहली डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन अगर मैं दूं तो मैं कह सकता हूं कि मनुष्य के द्वारा अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, जो नेचुरल रिसोर्सेज है अपना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया गया कार्य कृषि कहलाता है। अब प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आ गया, आपके लैंड हो गई, भूमि हो गई, ठीक है, लाइट हो गई, एयर हो गई, प्रकाश हो गया, इन वाटर हो गया, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज, इनको आर्टिफिशियल रूप से ह्यूमन क्रिएट नहीं कर सकता, लेबोरेटरीज में नहीं कर सकता। तो दो डेफिनेशन मैंने बताई। पहली मैंने ये बताई कि कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अंतर्गत आपके क्रॉप प्रोडक्शन भी आ गया, फ्रूट प्रोडक्शन भी आ गया, एनिमल हस्बेंड्री भी आ गई, ठीक है, फिशिकल्चर भी आ गया, सिल्वीकल्चर भी आ गया, फॉरेस्ट्री भी आ गई, इन सारों को बोलकर मिक्स रूप से अपन कृषि कहते हैं, हो गया। अब कृषि को मेनली तीन भागों में, एग्रीकल्चर जो साइंस है उसको मेनली तीन भागों में डिवाइड किया हुआ। सबसे पहला जो भाग है अपना वो कौन सा है, एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान, तो उसको भी अपन स्किप करते हैं, उसके लिए अलग से आपके सब्जेक्ट है, अलग से प्लेलिस्ट है, और बहुत मेरा फेवरेबल सब्जेक्ट है वो, और इतने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। मेरे को लगता है अगर 7th क्लास का बच्चा उन फर्स्ट ईयर की क्लासों को देखे ना, तो वो फर्स्ट ईयर के पेपर में 100 अबव 100 ला सकता है, बिकॉज मेरे खुद के थ्योरी पेपर में एग्रोनॉमी में यूनिवर्सिटी में 100 अबव 100 पहली चीज है ना, तो ला सकता है, इस वे में पढ़ाया हुआ है। और हॉर्टिकल्चर की भी मैं यही कोशिश करूंगा, क्योंकि ये फंडामेंटल सब्जेक्ट, अगर ये नींवें आपकी मजबूत है ना, आगे आपको किसी में दिक्कत नहीं आने वाली है। हिंदी इंग्लिश वो आप बना के लिख सकते हो। तो एग्रीकल्चर के मैंने 3 पार्ट बताए, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तीनों। तो यहाँ पे एग्रोनॉमी फर्स्ट जो सबसे मेजर पार्ट है उसको अपन हटा देते हैं, क्योंकि उसका अलग से सब्जेक्ट है। एनिमल हस्बेंड्री को अपन हटा देते हैं, बच कौन सा अपने पास, हॉर्टिकल्चर। अपन हॉर्टिकल्चर में घुस गए, तो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन मैंने बता दी। हॉर्टिकल्चर 2 लैटिन शब्दों से बनकर बना, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान, या 17वीं शताब्दी में आया था, उद्यान या गार्डन। अब उद्यान या गार्डन में जो चीजें कर रहे हैं उनके बारे में। कल्चरा का मतलब क्या होता था, टू कल्टीवेट, उगाना या उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है, डीपली स्टडी करना उसको बोलते हैं। तो उद्यान के बारे में स्टडी करना हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। डेफिनेशन बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डीलिंग विथ गार्डन क्रॉप्स, जनरली फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये तो होगी डेफिनेशन आपकी उद्यानिकी की। अब इसके बारे में, शब्द के बारे में और चीजें देखते हैं आप। ये लो ब्रांचेस वगैरह इसकी बहुत अच्छे से मैं समझा देता हूँ। ये जो नोट्स है, ये जो डायरी, हो सकता है कुछ राइटिंग आपको थोड़ी कम समझ में आ रही हो, बट ये मेरे पर्सनली जो नोट्स है ना उनमें से लिखित थोड़ी सी हो सकता है हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, पर बहुत बेसिक टू एडवांस AO WO ARO ARS लेवल के नोट्स हैं ये, ठीक है।
यहाँ तक समझ लिया। हॉर्टिकल्चर का मतलब मैंने आपको बता दिया, 17वीं शताब्दी में शब्द आया था। अब बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। मैंने एग्रीकल्चर की मेनली 3 ब्रांच आपको बता दी, तीनों आपके समझ में आ गई। तीनों में से 2 को हटा दिए, हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं। अब हॉर्टिकल्चर की अकेले की ब्रांच की बात करें तो मेनली कितनी है, 4 ब्रांच है बेटा। कितनी है, 4। बात करते हैं पहली, पोमोलॉजी। क्या है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को हिंदी में अगर बोले अपन तो फल विज्ञान कह सकते हैं, फ्रूट साइंस, फल विज्ञान। अब मैंने एक चीज बताया था, जिनके पीछे पीछे वाई लगा हुआ है ना, वो किसके बताया था मैंने, ग्रीक के बताए थे। जिनके पीछे वाई लगा हुआ है वो ग्रीक, और जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ वो लेटिन। बट जो पोमोलॉजी शब्द है ना वो अपवाद है, वो लेटिन प्लस ग्रीक शब्द है। क्या है ये याद रखना, पोमोलॉजी इज लैटिन प्लस ग्रीक, दोनों लैंग्वेज का मिक्स रूप है। और पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर की 4 ब्रांच है, पहले वो समझा देता हूँ कौन कौन सी। पहली है पोमोलॉजी, सेकंड नंबर पे है ओलेरिकल्चर, थर्ड नंबर पे आपके फ्लोरिकल्चर, और फोर्थ नंबर पे है पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। 4 ब्रांचेस हो गई हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन और वर्ड कहाँ से आया, 17वीं शताब्दी में आया था, समझ में आ गया। 4 ब्रांचें हो गई, पहली हो गई पोमोलॉजी, फिर हो गई ओलेरिकल्चर, फिर हो गई फ्लोरिकल्चर, और फिर हो गई पीएचटी या पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। बात करते हैं पोमोलॉजी क्या होता है। पोमोलॉजी इज ए लैटिन एंड ग्रीक वर्ड, हो ना। पोमोलॉजी इज ए लैटिन एंड ग्रीक वर्ड हो गया। पोमोलॉजी में क्या होता है, फलों का अध्ययन करते हैं, फ्रूट्स का अध्ययन, तो इसको अपन फ्रूट साइंस भी कह सकते हैं। जैसे ही आप एमएससी वगैरह करोगे तो आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा कि हॉर्टिकल्चर में भी आपको ब्रांचेस मिलेगी करने के लिए। आप लैंडस्केपिंग से कर रहे हो, फ्लोरिकल्चर से कर रहे हो, फ्रूट साइंस से कर रहे हो, वेजिटेबल साइंस से कर रहे हो, तो पहली आपको मिल गई पोमोलॉजी, लाइक दैट स्टडी अबाउट फ्रूट्स, है ना। तो लेटिन प्लस ग्रीक भाषा का है, फलों का अध्ययन इसमें करते हैं, पोमोलॉजिस्ट को कहते हैं। सेकंड नंबर पे आ गया ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर को बोलते हैं, ओलेरिकल्चर ये भी लेटिन वर्ड है, कल्चर आ गया पीछे, तो ओलेरिकल्चर में करते हैं सब्जियों का अध्ययन, या इसको अपन बोल सकते हैं वेजिटेबल साइंस। क्या बोल सकते हैं, वेजिटेबल साइंस या ओलेरिकल्चर। समझना अपने को, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, सबको पता है फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, फ्लोरी फूल, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। फोर्थ जो ब्रांच आती है वो आती है पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इसमें क्या क्या करते हैं, इसमें आपको जो प्रिजर्वेशन है, प्रोसेसिंग है, और वैल्यू एडिशन है, ये 3 शब्द आ रहे हैं अपने पास। एक तो आ रहा है प्रोसेसिंग, कौन सा आ रहा है, प्रोसेसिंग। दूसरा आ रहा है प्रिजर्वेशन, और आ रहा है वैल्यू एडिशन। अब देखो ये चीज क्या होती है, समझो ब्रांचेस को। वैसे तो ब्रांचेस में ऑर्नामेंटल अभी हो गया, औषधीय पौधों की खेती हो गई, मसालों की खेती हो गई, वो सारा हॉर्टिकल्चर का है, पर मेनली 4 ब्रांच में बांटा है ना, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो पीएचटी में क्या होता है, कटाई उपरांत जो काम किए जाते हैं। पीएचटी में मैंने 3 वर्ड यूज किए हैं, कौन कौन से। पहला है प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण। तो प्रसंस्करण के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपने जैम, जेली, केचप, सॉस पढ़ा है, वो होता है प्रसंस्करण, कि अपने पास जो कच्चा माल था उसका अलग रूप में यूज करने के लिए, लंबे टाइम तक संरक्षित रखने के लिए, स्वाद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें चेंजेबल, डिजायरेबल जो चेंज करते हैं, वो पोस्ट हार्वेस्टिंग, प्रिजर्वेशन हो गया, प्रसंस्करण, कि लंबे टाइम तक वो खराब नहीं, उसको बनाए रखें। सेकंड शब्द इसमें प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं, उसी सेम प्रोसेस को। तीसरा है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है उसका मूल्य को बढ़ा देना, किसी चीज के मूल्य को बढ़ा देना। लाइक वैल्यू एडिशन को मैं सीधा से समझाऊं, जैसे अभी तो टमाटर महंगे हो गए, पहले टमाटर जैसे 2 रुपए किलो थे, तो टमाटर 2 रुपए किलो खरीद गए, हमने 50 रुपए के टमाटर खरीद लिए, 2 रुपए किलो में 50 रुपए के हमने टमाटर खरीद लिए, उसमें हमने 100 रुपए का खर्चा कर दिया, ठीक है, ये कितने हुए 150। और उससे हमने 50 रुपए के टमाटर से, 25 किलो टमाटर से हमने 45 किलो सॉस बना दिया, सॉस या केचप बना दिया, तो वो अपना हो गया 500 रुपए का मार्केट में। तो भाई अपने पास सामान तो कितना था, 50 रुपए का था, 100 रुपए हमने उसमें मिला के उसको 500 रुपए का कर दिया। प्रोसेसिंग उसकी हुई, प्रिजर्वेशन उसका हुआ, पर उसकी वैल्यू जो थी वो बढ़ गई, बाजार मांग जो थी, बाजार मूल्य जो था, लाभ जो अपने को, बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो बढ़ गए, तो उसको अपन बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन बोलते हैं उसको। ये हॉर्टिकल्चर में ही आएगा, आपके जो जैम, जेली, कैंडी, मुरब्बा, सॉस, केचप है, उस पार्ट में आपके आता है वैल्यू एडिशन वाला टॉपिक। तो ये 4 ब्रांचेस हो गई, वैल्यू एडिशन आप समझ गए। जैसे आलू से चिप्स बना दिए, तो आलू सस्ता था, चिप्स बहुत महंगी हो गई, छोटा सा पैकेट आता है, गैस आता है, उसमें 10 चिप्स आते हैं 5 रुपए में। अब सोचो 5 रुपए में वैसे आलू 2 किलो आ सकता है, कुछ टाइम ऐसा रहता है कि आलू 2-2, 5-5 रुपए किलो था, फिर भी आप ये सोचो, तो उसको वैल्यू एडिशन करना मतलब उसको प्रिजर्वेशन करना, प्रोसेसिंग की प्रोसेस के थ्रू उसमें करना, आपके वैल्यू एडिशन कहलाता है। हॉर्टिकल्चर की 4 ब्रांचेस हो गई। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन मैंने सही से समझा दी, शब्द कहाँ से आया, 17वीं शताब्दी में आया था। आगे बात करते हैं अब। ये इतना इसीलिए बता रहा हूँ, मैं ये क्लास 5 मिनट में भी आपकी एंड कर सकता था, बस सिर्फ 5 मिनट में भी मैं इस क्लास को एंड कर सकता था, पर जब आगे के जो 12 टॉपिक्स है ना,
उनका बेस आपको थ्योरी पेपर लिखना आपको पड़ेगा। तो मैं इतनी चीजें बोल रहा हूँ, हो सकता है उनमें से कुछ चीजें आपको याद रह जाएं। और ऐसा तो है नहीं कि अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाजपा कांग्रेस की, उसको कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। अपन थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से अपन को लेंथी थ्योरी में ही बात करनी रहती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब एक शब्द आता है आपके पास, सिस्टेमिक पोमोलॉजी। अब मेरे को सारे बच्चे बताएंगे जिनको अभी अभी याद हो गया कि पोमोलॉजी क्या था। इसकी सबसे मेन ब्रांच थी, पोमोलॉजी में कर रहे थे फ्रूट्स का अध्ययन। सिस्टेमिक का मतलब होता है व्यवस्थित, सिस्टेमिक रूप से। सिस्टेमिक रूप से प्लेलिस्ट बना के दूंगा, व्यवस्थित रूप से आपको प्लेलिस्ट बना के दूंगा। तो सिस्टेमिक पोमोलॉजी होती है सुव्यवस्थित फ्रूट कल्चर कह सकते हैं अपन को। तो इसका जो फादर था, फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी या नोमेने कल्चर जो है उसका फादर है, तो वो कौन था? एडी कैंडोले। ये पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है, इजी लग रहा है आपको, पर बहुत ऊपर लेवल के डब्ल्यू लेवल का क्वेश्चन है ये, कि फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी कौन है, या सिस्टेमिक पोमोलॉजी या नोमेनकल्चर, सिस्टेमिक नोमेनकल्चर है, उसका जनक कौन है? एडी कैंडोले। कौन है? एडी कैंडोले, अल्फोंसो डी कैंडोले है। ये तो हो गया यहाँ तक का। अब हॉर्टिकल्चर अपन पढ़ रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर से संबंधित अपने पास एक क्रांति आती है जो जनरल एग्रीकल्चर में मैंने पढ़ा रखा है, गोल्डन रिवोल्यूशन। सुनहरी क्रांति का नाम सुना होगा, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित थी? फल उत्पादन से संबंधित थी। मेनली यही कहते हैं अपन कि गोल्डन रेवोल्यूशन है वो फल उत्पादन से संबंधित थी। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था डब्ल्यू के उसमें, सॉरी, प्री पीजी में, कि गोल्डन रेवोल्यूशन सबको पता है लाइक फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए थी, इंक्रीज करने के लिए थी। पर इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि फ्रूट प्रोडक्शन जो है उसमें मेनली किस, जो गोल्डन रिवोल्यूशन है फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाने थे, पर मेनली किस फ्रूट पे फोकस किया गया? लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आपके पास आता है, हरित क्रांति 1965-66 जो भी है, स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन और एनी बोरलॉग, ठीक है, एनी बोरलॉग विश्व स्तर पे थे, वर्ल्ड पे, और इंडिया में एम एस स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति के दौरान किन मुख्य दो फसलों पे ज्यादा जोर दिया गया था या फोकस किया गया था उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? तो आपके सबको पता है कौन से किया था, धान और गेहूं के लिए, धान और गेहूं के लिए। वैसे ही एक क्वेश्चन आया अब की बार, नया जनरेट क्वेश्चन था। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछता है कि गोल्डन रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाने से, हॉर्टिकल्चर की है। सुनहरी क्रांति, अब की बार आता है कि सुनहरी क्रांति जो है गोल्डन रेवोल्यूशन वो किस फल के लिए है, ज्यादा जोर दिया था? तो एप्पल, उसका क्या आएगा? राइट आंसर एप्पल आएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट पे एप्पल, फ्रूट प्रोडक्शन है, पोमोलॉजी फ्रूट से संबंधित है, ये हो गया। अब फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन की बात करें तो डॉक्टर के एल चड्डा। आपके पास हॉर्टिकल्चर का नाम आते ही सबसे पहले नाम आएगा फ्रूट्स का, फ्रूट्स मतलब पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का नाम आते ही आएगा, क्रांति से संबंधित आ गया तो गोल्डन रिवोल्यूशन, और गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट से संबंधित है, एप्पल से संबंधित है। फादर कौन है? डॉक्टर के एल चड्डा है। कौन है? डॉक्टर के एल चड्डा। ये तो हो गया गोल्डन रिवोल्यूशन का जनक डॉक्टर के एल चड्डा। अब बात करते हैं फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड, मिस्टर लिंडले और एल एच बार्ले, ये दो है, मिस्टर लिंडले और एल एच बार्ले। पर आपके जो क्वेश्चन आता है वो ये आएगा कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया कौन है? एम एच मेरीगोड़ा, मोरीगोड़ा या मेरीगोड़ा आप बोल सकते हैं, एम एच मेरीगोड़ा। इसको नोट आउट कर लेंगे आप कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया एम एच मेरीगोड़ा है, और फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड मिस्टर लिंडले और एल एच बार्ले है। ये यहाँ तक का आपका कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं अपन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन हमने देख ली, चारों ब्रांचेस के बारे में मैंने बहुत अच्छे डीपली से बता दिया। अब अपना था कि हॉर्टिकल्चर का स्कोप क्या है प्लस इंपोर्टेंस क्या है। तो पहले मैं हेडिंग्स बता देता हूँ, फिर आपको मैं पूरा डीपली से भी ये चीज शो करूंगा। हेडिंग्स में देखो, फ्यूचर एंड इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर दिख रहा है। ये पहला है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर ए सोर्सेज ऑफ विजिबिलिटी इन फार्म प्रोड्यूस एंड डाइट्स। पहला ही अपने पास क्या है कि जो हॉर्टिकल्चर जितनी भी क्रॉप्स हैं, अब ये तो पता चल ही गया है ना हॉर्टिकल्चर में क्या क्या क्रॉप्स आएगी, उद्यान में क्या क्या लगा रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां, है ना, मेडिसिन प्लांट्स वगैरह सारे। तो जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, पहला शब्द क्या कह रहा है? सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन फार्म प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एंड डाइट, जो खाना है अपना डाइट है उसमें इनका महत्वपूर्ण रोल है। दे आर, सेकंड देखो बी पे, दे आर ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो है इनमें वो बहुत उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन जो है वो पाए जाते हैं, खनिज तत्व जो है मिनरल्स है वो पाए जाते हैं, फ्लेवर्स जो है वो पाए जाते हैं, अरोमा है वो पाए जाता है, फाइबर जो है वो पाया जाता है। मतलब क्या क्या हो गया? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर्स, अरोमाज, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। एंड
कंपाउंड्स एंड मेडिसिन्स, औषधीय महत्व वाले भी, जैसे बील पत्तर हो गया, पपीता हो गया, पेट रोगों में हो गई, ठीक है, तो औषधीय महत्व वाले भी इसमें पाए जाते हैं। देखते हैं डी पे क्या है, फोर्थ पे, दीज क्रॉप्स हैव एस्थेटिक वैल्यू एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। एस्थेटिक वैल्यू मतलब एग्रोनॉमी की जो क्रॉप्स है ना, उनके बजाय इनमें ज्यादा अपने को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ये तो हो गया इंग्लिश में, चार चीज मैंने बताई इसका स्कोप। भाई पहला टॉपिक था हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, इट्स इंपॉर्टेंट एंड स्कोप। तो डेफिनेशन, ब्रांचेस और ये इंपॉर्टेंस की हेडिंग्स मैंने बता दी। जिनके नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार समझोगे। क्या आ गया, फल व सब्जियों का महत्व। तो फल व सब्जियों का अब मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, सुनना है आपको, ठीक है। फल व सब्जियों का महत्व की बात करें तो पहला ही अपन महत्व बात करें तो वो है आहार के अंदर। भाई मनुष्य को सबसे मेन चीज, तीन चीज चाहिए प्राथमिक आवश्यकता में, खाना, रहना और कपड़ा। खाना, रहना और कपड़ा, तो पहला ये खाना। और खाने के अंदर ही एग्रोनॉमी क्रॉप, सीरियल क्रॉप्स के बजाय, अनाज वाली फसलों के बजाय जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आहार में महत्व, संतुलित भोजन में फलों व सब्जियों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय औषधीय विज्ञान परिषद आईसीएमआर के अनुसार नई दिल्ली ने संतुलित आहार में कम से कम 120 ग्राम, कम से कम 120 ग्राम तो क्या चाहिए आपको, फ्रूट्स पर डे, ठीक है, और 300 ग्राम सब्जियां, 300 ग्राम सब्जियां। ये क्वेश्चन जो है आपके न्यू टाइप जो पार्ट है ऑप्शनल जो आएगा उसमें आता है कि आईसीएमआर के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी पर डे रिक्वायरमेंट होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो फ्रूट्स की 120 ग्राम, फल और 300 ग्राम सब्जियों की जरूरत होती है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार भारत में संतुलित आहार में कम से कम 300 ग्राम सब्जियां होनी चाहिए, जिसमें से 100 से 150 ग्राम पत्ती वाली, 80 से 120 ग्राम सॉरी 100 से 125 ग्राम पत्तियों वाली व 80 से 120 ग्राम अन्य व 85 से 100 ग्राम जड़ वाली। तीन प्रकार की सब्जियां, पत्ती वाली, जड़ वाली और अन्य। तो ये 300 ग्राम तो सब्जी और 120 ग्राम फ्रूट्स की इसको जरूरत होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, हॉर्टिकल्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग कॉन्सिडेंट्स। हॉर्टिकल्चर के क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। पहला देखो, एज ए सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी इन प्रोड्यूस, उत्पादन के अंदर विभिन्नता इसके अंदर पाई जाती है। एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स, फ्लोवर्स, अरोमास, एल्कलॉइड्स और फाइबर इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। थर्ड पे है एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन्स, औषधीय महत्व में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। एज एन इकोनॉमिक पर्पज, इकोनॉमिक पर्पज से भी दे गिव हाइगर रिटर्न्स पर यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मनी, जॉब, ईटीसी। जो उद्यानिकी फसलें हैं ना, वो पर हेक्टेयर के हिसाब से या पर एरिया के हिसाब से है ना, पैसा भी ज्यादा देती है, महंगी होती है, ठीक है, और मजदूरों के लिए काम भी ज्यादा देती है, अपने को प्रोटीन्स, विटामिन्स ये सारा देती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब है रोजगार को बढ़ावा देती है। कैसे, पोस्ट हार्वेस्टिंग करेंगे, टमाटर है, किसी ने फैक्ट्री डाल ली, सॉस बनाएंगे, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। देन और गेहूं की फसल थी, उसमें अपने को कम लोगों की, मजदूरों की जरूरत चाहिए। अगर मेरे आम का बगीचा है तो मेरे को ज्यादा मजदूरों की जरूरत होगी। तो वो चीज ये शो हो रही है यहाँ पे। बस हो गया टॉपिक, थोड़ा सा आपका बचा है। छठवें नंबर पे आप देख सकते हो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड थ्रू हार्डली फ्रूट्स। जो वेस्ट लैंड है अपनी, खराब जो भूमि पड़ी है, खाली जो भूमि पड़ी है, उसका अपन अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सातवां देख सकते हैं, एज ए सबटेंस ऑफ फैमिली इनकम। फैमिली इनकम के लिए अपन गार्डन्स वगैरह लगा सकते हैं। ओरिजिन एक्सचेंज अपन कर सकते हैं, बाहर की जो आयात निर्यात है वो अपन इससे कर सकते हैं। एज ए इनपुट इंडस्ट्री बीइंग, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री, प्रसंस्करण जो उद्योग है उसको बढ़ावा मिल सकता है। 10वां एस्थेटिक, प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल, रीजनल, धार्मिक में महत्व है, ये हिंदी में देख लो एक बार। बागवानी निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है, उपज में परिवर्तनशीलता के स्रोत के रूप में, पोषक तत्व, विटामिन, खनिज ये ज्यादा मिलते हैं, औषधि के रूप में, एक आर्थिक प्रस्ताव, ऊर्जा के रूप में, फलों के लिए रोजगार की अधिक आवश्यकता होती है। कठोर फलों और औषधीय फलों के माध्यम से बंजर भूमि का प्रभावी अपन यूज कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, उद्योग के लिए एक इनपुट मिल जाता है, सौंदर्य के लिए महत्वपूर्ण है, धार्मिक इनका महत्व है। क्या हो गई और इंपॉर्टेंस। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, पहले टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन आता है 16 नंबर का, या आपके 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 9 नंबर का, उसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, छोटा क्वेश्चन आएगा अगर, तो व्हाट इज हॉर्टिकल्चर डेफिनेशन आपको देनी है, ठीक है। उससे छोटा क्वेश्चन आता है तो आपके आएगा कि हॉर्टिकल्चर कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। फिर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हॉर्टिकल्चर के
विस्तार को समझाइए, या हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंस को समझाइए, या हॉर्टिकल्चर की चारों शाखाएं लिखते हुए हॉर्टिकल्चर का महत्व व इसका भविष्य समझाइए। तो उसमें आपको हॉर्टिकल्चर की चारों मेनली ब्रांचेस लिखनी है। फिर इंपोर्टेंस में मैंने जो बताया, आहार में महत्व, धार्मिक महत्व, व्यवसाय में महत्व, रोजगार उपलब्धता में महत्व, विदेशी आय में महत्व, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, संतुलित आहार के लिए 120 ग्राम फ्रूट्स और 300 ग्राम सब्जियां चाहिए, वो चीज हो गई। ये देख लो। खनिजों की प्रचुरता, कैल्शियम सर्वाधिक लीची में पाया जाता है, करौंदा में पाया जाता है, आयोडीन भिंडी में और प्याज में पाया जाता है, पोटेशियम जो है चौलाई में पाया जाता है। ये सब्जियों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के विघटन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। भरपूर कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है वो सूखे अंगूर में पाई जाती है 72%, जिसको खुबानी अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं, खुबानी, 72% तक। उसके बाद में भरपूर कार्बोहाइड्रेट सब्जियां, ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। प्रोटीन की प्रचुरता, प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है बच्चों में, क्वेशियोर का रोग हो जाता है। काजू वगैरह जो है ये सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप से, इनसे मिलता है अपने को। ये हो गया। कार्बनिक अम्लों के अंदर, है ना, विटामिन की प्रचुरता, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये दिखा देता हूँ विटामिन के। तो देखो, विटामिन ए, रेटिनॉल सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, मैंगो में 4800 IU। उसके बाद में पपीता में, उसके बाद में पपीता के अंदर, उसके बाद में बील में, फिर कैरेट के अंदर। विटामिन B1, थायमिन, बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, तो ये किसमें, कैशूनट, काजू, वॉलनट, एप्रिकॉट, इनमें पाया जाता है। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, फोटोफोबिया या त्वचा का फटना जो रोग इसकी कमी से हो जाता है, वो किसमें पाया जाता है, बील में पाया जाता है 1190 या 1191 में mg पर 100 ग्राम। फिर पापाया में विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, नींबू वर्गीय में पाया जाता है, बारबेंडस सेरी में पाया जाता है। उसके बाद में आंवले में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स एप्रिकॉट में पाया जाता है, ड्राई जो होता है 72%, डेट फॉर्म में पाया जाता है, बनाना में 27% कार्बोहाइड्रेट्स आपके पाया जाता है। उसके बाद में प्रोटीन और फैट हो गया। फैट जो सबसे ज्यादा वॉलनट, अखरोट में पाया जाता है 64%, और प्रोटीन जो है काजू में पाया जाता है 21%। तो ये आज आपकी जो क्लास है वो करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आया होगा हमने क्या क्या पढ़ा है। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, ब्रांचेस एंड स्कोप, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में। और उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट सब बच्चों का क्लियर हुआ होगा। और एक और आपसे गुजारिश है, इस क्लास को नेक्स्ट क्लास देखने से पहले, जिन्होंने नहीं देखा सिलेबस की क्लास देख लो। और जितने भी आपके क्लासमेट्स हो ऑल इंडिया और किसी भी स्टेट से, कहीं से भी वो कॉलेज कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ शेयर करें। और मेरे को कमेंट करके जो आपका एक्सपीरियंस है वो जरूर मेरे को शेयर करें, ताकि मेरे को आगे आपका फीडबैक मिले। उससे क्या हम मोटिवेट होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, हम इतना जो टाइम वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, हमको अगर लगता है कि बच्चों के लिए यूटिलाइज हुई है, तो हम मोटिवेट होते हैं उस चीज से, और आगे हमको काम करने के लिए थोड़ी प्रेरणा मिलती है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे शेयर करेंगे। थैंक यू।